तो मैं अभी के अभी जाके विक्रम को तलाक दी दूंगी। तो अपने मन की कर, मैं भी अपने मन की करूंगा। अगर तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा तो तुझे तेरी मां नहीं, उसकी अस्थियां मिलेगी। विक्रम के कमरे की उस लाल रोशनी में जब आरोही ने अपने पति का चेहरा देखा तो वो ऊपर से नीचे तक हिल गई, क्योंकि विक्रम बिल्कुल भी वैसा कुरूप नहीं था जैसा पूरी दुनिया उसके बारे में बोलती थी। उल्टा वो तो बेहद ही खूबसूरत था। इनफैक्ट आरोही ने अपनी जिंदगी में विक्रम से ज्यादा हैंडसम आदमी कोई नहीं देखा था। एक पल को आरोही को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। विक्रम ने जैसे आरोही के मन की उधेड़ बुन पढ़ ली हो वैसे बोला, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही कमरे में आई। नहीं विक्रम। आरोही ये सुनकर चौंक गई। दरअसल विक्रम की खूबसूरती देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आरोही से कुछ ऐसी खुशबू आती थी कि जैसे किसी ने बरसों बाद सूंघी हो। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। अब विक्रम भी खुद के ऊपर काबू खोने लगा। वो उतना ही उत्सुक था जितना कि बेचैन। क्या ये वही लड़की थी जिसके साथ मैं उस रात था? क्या हम पहले मिल चुके? अब तक आरोही भी विक्रम में खोसी चुकी थी। उसका सवाल सुनकर आरोही होश में आई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आरोही ये मान ही नहीं सकती थी कि विक्रम जैसे इंसान से कभी अगर कोई मिले तो उसे कभी भूल पाएगा। उसे यकीन था कि वो विक्रम से कभी नहीं मिली थी। आरोही की भी सांसें बढ़ चुकी थी और जैसे जैसे विक्रम करीब आ रहा था वो और फूलती जा रही थी। दोनों के होंठ मिलने ही वाले थे कि जाओ, जाके सोफे पे सो जाओ। आरोही ने विक्रम की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में कोई भी शर्म या दया नहीं दिखी। आरोही उससे पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर उसने खुद को यह समझा लिया कि एक 25 साल के आसपास का आदमी जिसके पास दुनिया जहां की दौलत है लेकिन पूरी दुनिया उसे एक विकलांग के तौर पर देखती है, उस आदमी का दिमाग पूरी तरह से ठीक हो ये उम्मीद करना समझदारी नहीं है। ये आखिरी बार है जब तुम मेरी बिस्तर पर आई। की बात याद रखना। जी। अभी अभी जो भी हुआ था उसे भूलकर आरोही अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उसी के लिए तो वो ये सब कुछ कर रही थी। अब वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत जल्द वो अपनी माँ से मिल पाए। इस ख्याल की खुशी जहन में बिठा के वो चुपचाप सो गई। क्या हुआ? एक ही रात में अपने पति को भूल गई? ये आवाज तो विक्रम की ही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। ये लो, ये पहन लो। हमारे खानदान का रिवाज है कि घर की नई बहू 3 दिन तक यही साड़ी पहनती है। विक्रम की ये बात आरोही ने सुनी तो, लेकिन वो किसी और ख्याल में गुम थी, क्योंकि उसने विक्रम का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों से पिछली रात देखा था। तो फिर ये भद्दा चेहरा कहां से आया? क्या उसने कोई नकाब पहना था? पर कोई इतना खूबसूरत होकर ऐसा भद्दा नकाब क्यों पहनेगा? दुनिया अपनी खामियां छुपाने के लिए तरह तरह की चीजें करती है, और यहाँ विक्रम इस बदसूरत नकाब के पीछे इतना खूबसूरत चेहरा छुपाए बैठा था। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना ही जानो तो बेहतर है। विक्रम ने आरोही से कहा तो उसे लगा जैसे फिर से उसने उसके ख्याल पढ़ लिए हों। तुम यही कपड़े बदल सकती हो। मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर आरोही वहीं रुक गई और बिना कुछ कहे कपड़े बदलने लगी।
विक्रम ने अपनी आंखें फेर ली थी, लेकिन वो उस कमरे की दूसरी ओर लगे आईने में आरोही को देख सकता था। उसकी नजर जब एक बार आरोही के बदन पर पड़ी तो वो अपने मन में चल रहे ख्यालों को रोक नहीं पाया। आरोही का शरीर उसके चेहरे की तरह ही खूबसूरत था। वो उसके शरीर को रोम रोम से आंक रहा था और ये करते हुए उसे जो ख्याल आ रहे थे उन पर वो काबू नहीं कर पा रहा था। वो आरोही का बदन था जिसकी वजह से उसे वो ख्याल आ रहे थे, या कि उसकी खुशबू जो उसे लगातार किसी की याद दिला रही थी। इतने में दरवाजे पर एक नॉक हुआ और फिर दरवाजा खुला। विक्रम की मां इंद्रानी एक नौकर के साथ वहां पहुंची। तब जाकर आरोही को समझ में आया कि विक्रम का उसके गले पर काटना अपनी मां को यह समझाने के लिए था कि उनके बीच कुछ हुआ था, जो कि सरासर झूठ था। आरोही सोच रही थी कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी इंद्रानी उसके पास आई और बोली, बेटा, अब जल्दी से इस घर के लिए एक बच्चा लेके आना ताकि इस घर की खुशियां वापस लौट सके। विक्रम की हालत देखकर हमें ऐसा लगा कि इस खानदान में विक्रम के साथ। इंद्रानी जो बात कहते कहते रुक गई थी वो आरोही समझ चुकी थी। हालांकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी। बेटा, गलत मत समझना। विक्रम एक समय में बेहद खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को कि उसे ये बीमारी लग गई। ये सुनकर आरोही के मन में और सवाल आ गए। विक्रम की माँ को भी नहीं पता था कि विक्रम असल में अब भी बेहद खूबसूरत है। क्या ये व्हीलचेयर भी एक नाटक है? इन सारे सवालों के बीच उसे विक्रम की कही हुई बात याद आई। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना जानो तो ही बेहतर रहे। अच्छा बेटा, हमारे खानदान में ये रिवाज है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन लड़की के घर में जाके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विक्रम तो वहाँ नहीं जा पाएगा, पर तुम होके आओ, दोनों के हिस्से का आशीर्वाद लेके आना, और हम तुम्हारे साथ एक गाड़ी भेज देंगे। जी मम्मी जी। वो वैसे भी अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके पिता महेश्वर की शर्त मानकर शादी कर ली थी। अब उसे महेश्वर से जाकर अपनी माँ के पते के बारे में पूछना था। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी आओ। मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। अरे माँ, देखिए ससुराल से अपने घर अकेले कौन लौटा है? क्या हुआ? ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर से फेंक दिया क्या? पग फेरे की रस्म के लिए भेजा है मुझे। वैसे परिवार और रिश्ते की तुझे क्या समझ है? आरोही ने अनन्या को चुप कराने के लिए जब रायजादा खानदान की परंपरा के बारे में बताया तो वो उसे और उकसाने लगी। जीजा जी नहीं आए? मैं भी कैसे सवाल पूछ लूं ना। जीजा जी अपना ऐसा चेहरा लेकर दुनिया के सामने कैसे आएंगे ना। वैसे आ भी जाते तो अपनी व्हील चेयर में कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, है ना? वैसे कल रात तुम्हें नींद तो बहुत अच्छी आई होगी ना। जीजा जी ने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम हर रोज चैन की नींद तो ले पाओगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अनन्या, तुझे अक्ल है कि नहीं? तेरी बड़ी बहन ससुराल से आई है और तू ऐसे लड़ाई कर रही है। उसने मुझे थप्पड़ मारा और तूने तो कुछ किया ही नहीं होगा, है ना? अरे जरा से 2 मिनट के लिए क्या मैं इधर उधर गई तो आरोही पे बदतमीजी करने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उस घर में अनन्या को किसी ने कुछ बोला हो। हमेशा से गलती किसी की भी हो, मार आरोही ही खाती थी। चल बेटा बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। 14 सालों में सुधा के मुंह से ये शब्द शायद पहली बार आरोही ने सुने थे। और बता बेटा, कैसा है तेरा ससुराल? तू तो अब बड़े घर की बहू हो गई। जरा हमें बता, ये बड़े खानदानी रईस लोग कैसे होते हैं?
अनन्या पास में खड़ी होकर इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तक आरोही भी नहीं कर पा रही थी, पर महेश्वर की इस बात से उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। पापा, विक्रम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। महेश्वर ने मुंह से लगभग लार टपकाते हुए कहा, जैसे अगर मैं उनसे कहूँ कि कोई उनसे सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता रखता है और वो रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, तो वो तुरंत रिश्ता तोड़ देंगे। कितने घिरे हुए इंसान हैं आप लोग। पापा, मैंने सालों तक सब कुछ सहन किया है, इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप तो मेरी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। और तो पूछ रही थी ना कि कल रात चैन की नींद आए कि नहीं। ये मिला है मुझे सुहाग रात। अरे बेटा, ये पति पत्नी की बातें ये सबके सामने क्यों कर रही हो? ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये एक जानवर और इंसान का रिश्ता है, जहां जानवर मालिक है और इंसान उसका गुलाम। और जिसके लिए मैंने ये सब किया है वो कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरी माँ? आप लोगों ने कहा था ना, जब मेरी शादी हो जाएगी आप लोग मेरी माँ से मिलाएंगे मुझे। अभी तुझसे नहीं मिल सकती। क्या? लेकिन क्यों? महेश्वर को जवाब देने में जरा देर हुई तो सुधा बोल पड़ी, देख आरोही, हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे हैं, इसके बदले में तू हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश मत कर। हम जो तुझे समझा रहे हैं उसको प्यार से सुन ले और समझ ले, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास तुम्हें समझाने के लिए। हाँ तो आजमा लो ना। आज ये पहली बार तो नहीं है ना जो ये होगा। जितने भी तरीके हैं सब आजमा लो। अगर मैं आज अपनी माँ से नहीं मिली तो मैं अभी के अभी जाके विक्रम को तलाक दे दूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आरोही। मैं जो चाहूँ वो करूंगी। ठीक है, तो अपने मन की कर, मैं भी अपने मन की करूंगा। अगर तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा तो तुझे तेरी मां नहीं उसकी अस्थियां मिलेगी। महेश्वर और सुधा आखिर क्या खेल खेल रहे थे? अगर उन दोनों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या करेगी आरोही? और क्या रास्ता विक्रम के चेहरे का?